Hello everyone, welcome in this lecture. Students, today we are going to start new unit which is alternating current प्रत्यावर्ती धारा। तो आज हम एक नया चैप्टर नया लेसन स्टार्ट कर रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा। इससे पहले वाले जो हमारा लेक्चर हुआ था उसमें हमने कंप्लीट किया था परमाणुीय भौतिकी, जिसमें हमने सीखा था परमाणुओं की संरचना के बारे में कि परमाणु की संरचना होती क्या है, द्रव्य की क्या संरचना है। पहले मैसी कणाद ने बताया, फिर रदरफोर्ड, थॉमसन, ये सब अपने अपने मॉडल्स प्रस्तुत किए इन्होंने, इनकी कमियों के बारे में और मॉडल्स के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी पीछे वाले चैप्टर में, जिसका नाम था परमाणुीय भौतिकी। आज हम लेसन 10वां स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले वाले सारे हमने क्लियर कर लिए हैं, उससे आगे वाले मतलब 11, 12, 13, 14 तक हम लोग पहुंच गए। उसके बाद मैंने 10th यूनिट यहाँ पे स्टार्ट की है, इसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा। आज प्रत्यावर्ती धारा पढ़ेंगे हम। तो बेसिकली होती क्या प्रत्यावर्ती का मतलब होता है बदलने वाली धारा। मतलब प्रत्यावर्ती धारा वह धारा है जिसका आंकिक मान अर्थात जिसका परिमाण एवं परिमाण तो लगातार परिवर्तित होता रहता है, लेकिन उसकी दिशा एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात परिवर्तित होती है। मतलब एक डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद, एक निश्चित समय के बाद जिसकी दिशा परिवर्तित होती है तथा जिसका परिमाण लगातार बदलता रहता है, परिवर्तित होता रहता है, वह धारा क्या कहलाती है? प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा वह धारा है जिसका परिमाण समय के साथ निरंतर परिवर्तित होता रहता है तथा जिसकी दिशा एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात परिवर्तित होती है, यानी बदल जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी प्रत्यावर्ती धारा क्या है। प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा वह धारा है जिसका परिमाण समय के साथ निरंतर परिवर्तित होता है तथा जिसकी दिशा एक निश्चित समय अंतराल या समय के पश्चात परिवर्तित, निश्चित समय अंतराल के पश्चात परिवर्तित हो जाती है या होती है। प्रत्यावर्ती धारा वह धारा है जिसका परिमाण समय के साथ निरंतर परिवर्तित होता है तथा जिसकी दिशा एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात परिवर्तित होती है। मतलब वह धारा है ये जिसका परिमाण लगातार समय के साथ बदलता है, लेकिन दिशा लगातार नहीं बदलती, दिशा एक निश्चित समय के बाद ही बदलती है। तो देखो इसका जो डायग्राम है उससे आपको और स्पष्ट होगा। ये एक समय का अक्ष ले लिया यहाँ पे और यहाँ हम प्रत्यावर्ती धारा को निरूपित कर रहे हैं IT से, ठीक है। ये साइनोसोडियल वेवफॉर्म में होती है। जो साइन का हमारा इस तरीके से। अब देखो इस समय पर तो यहाँ अगर बात करें तो ये परिमाण होगा, यहाँ बात करें तो ये परिमाण, यहाँ बात मतलब समय जैसे से बदल रहा है उसका परिमाण बदल रहा है धारा का, लेकिन दिशा देखो यहाँ पर धन वाई अक्ष, यहाँ तक धन वाई अक्ष की में रही है, लेकिन यहाँ पर आकर के बदली है, ठीक, फिर कहाँ हो गई? ऋण वाई अक्ष की ओर हो गई। तो दिशा यहाँ आकर के बदल रही है, इस समय पे यहाँ बदली है T/2
2 समय, ये तो पूरा समय है t तक का। तो ये t/2 समय पर इसकी दिशा क्या हुई है, परिवर्तित। तो वही लिखा है मैंने कि दिशा एक निश्चित, तो यहाँ बदली, फिर यहाँ बदल जाएगी, ऊपर आ जाएगी, फिर ये फिर आएगा, फिर t/2 समय, प्रत्येक t/2 समय अंतराल के पश्चात इसकी धारा की दिशा क्या हो जाएगी, बदल जाती है, परिवर्तित हो जाती है। तो वह धारा जिसका परिमाण तो समय के साथ निरंतर परिवर्तित होता है तथा जिसकी दिशा समय के एक निश्चित अंतराल के पश्चात परिवर्तित होती है, निश्चित समय अंतराल के पश्चात परिवर्तित होती है। अब बात करते हैं प्रत्यावर्त धारा के बाद थोड़ा दिष्ट धारा के बारे में जान लें कि दिष्ट धारा क्या होती है। दिष्ट धारा, दिष्ट धारा हमारे घरों में दिष्ट और प्रत्यावर्ती दोनों ही उपयोग में ली जाती हैं। प्रत्यावर्ती का मतलब है एसी करंट, ठीक है। इसका मतलब है डीसी, डायरेक्ट करंट। एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट, डीसी डायरेक्ट करंट। हम क्या बोलते हैं, एसी धारा आ रही है हमारे यहाँ, एसी भी बोल दिया और धारा भी बोल दिया। सी फॉर करंट मतलब धारा होती है वो। दिष्ट धारा क्या होती है, दिष्ट धारा वह धारा है जिसका परिमाण तथा दिशा समय के साथ परिवर्तित नहीं होते, नियत रहते हैं। वह धारा जिसका परिमाण व दिशा, वह धारा जिसका परिमाण व दिशा या जिसका परिमाण व दिशा समय के साथ परिवर्तित नहीं होते। दिष्ट धारा वह धारा जिसका परिमाण व दिशा समय के साथ परिवर्तित नहीं होते। दिष्ट धारा कहलाती है। मतलब वह धारा जिसका परिमाण भी नहीं बदले और ना उसकी दिशा बदलती उस समय के साथ, वो क्या कहलाती है, दिष्ट धारा। इस प्रकार से देखो, ये समय अक्ष ले लिया टी से, यहां हमने धारा को ट्रेंड कर दिया मान लो आई से। तो जो दिष्ट धारा है वो इस प्रकार से, ये है दिष्ट धारा। ना तो इसका परिमाण बदल रहा है, देखो प्रत्येक समय पर वही परिमाण है, यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, अभी वही है, यहाँ बराबर है, मतलब सब जगह परिमाण का मान क्या है, समान। और दिशा तो नियत है, इसी धन वाई अक्ष की ओर है, ये वही रहेगी, बदलेगी नहीं इसकी दिशा, ठीक। तो इसके देखो क्या क्या अक्षाएं है इसकी अक्षाई तो क्या है, इसकी अक्षाई देखो, इसमें एक अक्षाई ये है कि इसका मान 0 हो रहा है। तो यदि कोई व्यक्ति को प्रत्यावर्त धारा एसी जो हमारे घर में आ रही है वो पकड़ लेती है, तो उसको कुछ समय पश्चात ये 0 होता है इसका मान, वहां पर छोड़ दिए, नहीं तो ये क्या करेगी, पकड़े ही रखेगी हर समय। ये 0 नहीं होता तो प्रत्यावर्त धारा से कोई व्यक्ति छूट नहीं पाता। जब इलेक्ट्रिक शॉक लगता है ना, तो वही नाचता रहता वो ऐसे ही, जब तक ये 0 नहीं होगी तब तक वो छोड़ेगी नहीं उसको। तो मतलब प्रत्यावर्त धारा में हमें एक समय मिलता है जिस पर हम छूट जाते हैं। ये हमारे लिए लाभदायक भी है और हानिकारक भी है, वो भी बात करेंगे। हानिकारक कब है, जब आप इसका वर्ग माध्य मूल मान सीख जाएंगे तब बताएंगे उसको। तो दिष्ट धारा समझ में आ गई, वह धारा है। अब ये प्रत्यावर्त धारा उत्पन्न कब होती है, ये थोड़ा सा हम जानकारी लें, और इसका समीकरण क्या होता है प्रत्यावर्त धारा के बारे में। तो हमने थोड़ा सा रिकॉल करेंगे, क्लास 10th में पढ़ा हुआ था विद्युत चुंबकीय फैराडे के नियम, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पढ़ा हुआ था आपने, ठीक है। तो वहां हमने क्या सीखा है, हमने सीखा है कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो उस कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है,
तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, E बराबर E0 साइन ऑफ ओमेगा टी, जिसका समीकरण, ठीक है। ये विद्युत वाहक बल जब किसी कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो उस कुंडली में ये विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल भी कह सकते हो। और जब किसी इस कुंडली को किसी परिपथ से जोड़ा जाए, जब इस कुंडली को आर प्रतिरोध के परिपथ से जोड़ा जाए तो इस परिपथ में आई धारा प्रवाहित, तो इस परिपथ में आई धारा प्रवाहित होने लग जाती है। इसका मान क्या होगा? I बराबर E अपॉन आर, ठीक है। E का मान वहां से रख लोगे तो हमें क्या मिलेगा, यही लिख दे रहा हूं मैं, I बराबर E0 बाई आर, बाकी जो भी टर्म साइन ओमेगा टी। इसको मान लेते हैं क्या, I0, तो ये मिल गया I बराबर ये I0 साइन ऑफ ओमेगा टी। तो ये हमें प्रत्यक्ष धारा का समीकरण प्राप्त हो गया। I बराबर I0, इसको यहां लिख देता हूं मैं, I t से लिखते हैं इसको, क्योंकि t इसलिए कि क्योंकि t के साथ इसका मान परिवर्तित हो रहा है, तो ब्रैकेट में t I0 साइन ऑफ ओमेगा। ये अब पता लगा है आपको, ठीक है। पहले तो मैंने ग्राफ बताया, फिर ये डिस्कस किया आपके साथ, तब ये समीकरण निकल के आया। ये नोट करेंगे, पहले आप एक ग्राफ बनाएंगे, फिर दिष्ट धारा, फिर इसके बारे में बात करेंगे और ये नोट कर लेंगे यहाँ तक। समझ में आएगा आपको कि प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है और दिष्ट धारा क्या होती है। अब हम इसका माध्यमान ज्ञात करेंगे प्रत्यावर्ती धारा का, फिर ज्ञात करेंगे वर्ग माध्य मूल मान। क्या ज्ञात करेंगे? वर्ग माध्य मूल मान। तो अब हम ज्ञात कर लेते हैं इसका माध्यमान, किसका? प्रत्यावर्ती धारा का। दोनों की मान तो आपको पता लग गई, जिस धारा से नियत रहती है, ठीक है। प्रत्येक धारा हमेशा परिवर्तित होती है, जिसका समीकरण टी के रूप में हमें ज्ञात हो गया। तो प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान ज्ञात करते हैं। प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान, देखो ऐसे ही व्यंजक पूछा जाता है तो हम पूरी साइकिल के लिए निकालेंगे, पूर्ण साइकिल के लिए, ठीक है। संपूर्ण चक्र के लिए, यदि आधे चक्र के लिए पूछेगा तो मैं बता दूंगा क्या करना है। अगर उसने केवल ये कहा प्रत्येक धारा का मान माध्यमान, तो संपूर्ण चक्र के लिए याद करना है। अगर वो अर्ध चक्र के लिए कहेगा, स्पेशली कहता है प्रत्येक धारा का माध्यमान अर्ध चक्र के लिए ज्ञात कीजिए, अर्ध चक्र के लिए क्या होता है, तब आप अर्ध चक्र के लिए निकालेंगे। अन्यथा चाहे वो संपूर्ण चक्र कहे या ना कहे, आप संपूर्ण चक्र के लिए ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो ज्ञात करते हैं, हम जानते हैं प्रत्यावर्ती, या इसको परिभाषित कर लो, हम जानते, ऐसे लिख लो, चलो, प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान को क्या कहते हैं? प्रत्येक धारा का औसत मान को प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान कहते हैं। प्रत्येक धारा का क्या कहते हैं? उसको माध्यमान कहते हैं। क्लियर?
तो बात करते हैं माध्यमान की। अब कैसे निकालें, देखो इसका सूत्र देखो, आई औसत, बहुत बड़ा बना दिया, आई औसत। सर आई क्या बनाया आपने, तो उसको वाली बना दिया, इसको आई औसत क्या होगा, देखो इसका सूत्र है ये 1/t, समाकलन करेंगे 0 से t, जो आपको समीकरण ज्ञात हुआ था ये, ठीक है। समीकरण क्या था हम जानते हैं, आई टी क्या था, ये था I0 sin ऑफ ओमेगा टी dt, ये समीकरण था, सही है। इसको यहां रख दो, तो आई औसत क्या हो गया, आई औसत हो गया 1/t, समाकलन 0 से t, I0 sin ओमेगा टी और ये dt। जो नियत टर्म है उसको तो बाहर ले लो, कांस्टेंट टर्म को बाहर ले आओ, I0/t इंटीग्रेशन 0 to t, साइन का समाकलन बताओ t की रेस्पेक्ट में क्या होता है, साइन का समाकलन सर भूल गए हम, तो याद करो साइन का होता है, सर कब पढ़ाया हमें, 11th में खूब बताया था आप लोगों ने, साइन का होता है माइनस कॉस, क्या होता है माइनस कॉस, तो I0/t, माइनस साइन यहां लगा देता हूं, ठीक है, कॉस ओमेगा टी, देखो गुणा में अगर ओमेगा हो तो भाग में भी आ जाता है, इसकी जो लिमिट है वो क्या है 0 से t, मैंने जो करके रख दी। अब यहां देख लेते हैं इसको आगे, इसकी लिमिट रखो तो ओमेगा को यहां ले आओ, तो आई औसत क्या होगा, आई औसत होगा माइनस का I0/t इंटू ओमेगा है, ओमेगा मतलब 2π/t, माइनस के साइन के साथ, फिर कॉस ओमेगा टी है, ओमेगा क्या होता है 2π/t इंटू टी, ये और ये लिमिट है। अब लिमिट रख दो वहां, ये टी तो टी कट गया, माइनस का I0/2π कॉस 2π/t, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर टी रख दिया यहाँ स्मॉल टी की जगह पे, लोअर क्या है 0, तो 2π/t इंटू 0, 0 को मल्टीप्लाई करो 0 रहेगा वो, तो क्या बना देखो, माइनस का I0/2π, टी से टी कट गया, cos 2π माइनस cos 0, ये 0 गुणा करेंगे 0 बन जाएगा। अब मुझे बताओ cos 2π की वैल्यू क्या होती है, मतलब 360, और cos 360 क्या होता है 1, और cos 0 भी क्या होता है 1, तो 1 तो कट गया, तो माइनस का I0/2π, यहां से क्या मिल गया 0, तो आई औसत क्या आ गया भाई, आई औसत मान आ गया इसका 0, यानी प्रत्यावर्त धारा का औसत मान क्या निकल के आया 0 निकला, कितना निकला 0। तो ये होता है पूर्ण चक्र के लिए। यदि अर्ध चक्र के लिए बात की जाए तो आप क्या करोगे, केवल यहां t है ना, उस t को t/2 कर देना, दोनों जगह, यहां भी t/2, क्योंकि आधे चक्र के लिए याद कर रहे हो, तो पूर्ण चक्र की बात हो गई। देखो पूर्ण चक्र तो ये होता है ना हमारा, प्रत्यावर्त धारा यहां बनाए जैसे, तो ये प्रत्यावर्त धारा का साइकिल है इस तरीके से। तो अभी तो हमने यहां तक की बात की है, इसका पूरा मान निकाला यहां तक t के लिए। अगर t/2 के लिए बात करता है तो t की जगह पे केवल t/2 यूज कर लेना हर जगह, तो पूरा इंटीग्रेशन सब जो करते हुए आ जाएगा। जहां आपने t रखा है वहां t/2 रख देना, सॉल्व कर लेना, आपको एक्सप्रेशन ऑब्टेन हो जाएगा प्रतिधारा का औसत मान अर्ध चक्र के लिए। किसके लिए, अर्ध चक्र के लिए। ये किसके लिए है, पूर्ण चक्र के लिए। लिखा नहीं है क्योंकि व्यंजक ऐसे ही पूछा जाएगा, पूर्ण चक्र अगर नहीं कहता है तो यही कहेगा, कहते तब भी वैलेंट कोड है, यही याद करना है आपको। समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान की, उसको इंग्लिश में कहते हैं इफेक्टिव वैल्यू, मतलब इफेक्टिव मतलब प्रभावी मान प्रत्यावर्ती धारा का। प्रभावी मान क्या होता है, हमारे घरों में जो विद्युत धारा आ रही है
वो बेसिकली प्रत्यावर्ती धारा का प्रभावी मान आ रहा है। ये वाला आपको नहीं मिल रहा है I इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी, जो मैंने समीकरण लिखा था ये वाला, ये नहीं मिल रही है आपको। सॉरी मैंने dt लिख दिया क्या यहाँ, सॉरी, आई टी इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी, ये मिल रहा है आपको, ये नहीं मिल रहा आपको। आपको मिलता है क्या, प्रभावी मान। जो ट्रांसफार्मर हमारे गांव के बाहर, हमारे विलेजेस के, टाउन के बाहर वहां लगे हुए हैं, उनसे सप्लाई होकर के इलेक्ट्रिसिटी आती है और उसका प्रत्यावर्ती धारा का जो औसत, सॉरी, प्रभावी मान है, जो वर्ग माध्य मूल मान है, वो आपको प्राप्त होता है हमारे घरों में। ठीक है, तो अब हम उसको डिस्कस करते हैं। किसको, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, सॉरी, वर्ग माध्य मूल मान। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम डिस्कस करेंगे प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। प्रतिधारा का वर्ग माध्य मूल मान मतलब प्रभावी मान, इफेक्टिव वैल्यू क्या होती है। मैंने नोटिफाई किया हुआ बेसिकली जो प्रत्यावर्ती धारा होती है उसके वर्ग का माध्य मान के वर्गमूल मान को, जो प्रत्यावर्ती धारा थी उसका वर्ग कीजिए, उसका माध्य मान लीजिए और उसका वर्गमूल लीजिए, वो कहलाता है क्या, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मान का वर्गमूल मान क्या कहलाता है, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहलाता है। प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मान का वर्गमूल मान क्या कहलाता है, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। तो इसका सूत्र रूप में अगर हम लिखें तो देखो, वर्ग माध्य मान कैसे लिखोगे आप, वर्ग माध्य मान यानी प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग का माध्य मान लिखना है आपको। ठीक है, तो इसको लिखते हैं यहाँ IRMS। ठीक है, इंग्लिश में नोट करता हूं, IRMS लिखते हैं इसको, वर्ग माध्य मूल मान है ये, बराबर, देखो ये वर्गमूल लग गया, वर्ग मूल मान किसका, वर्ग माध्य मान, धारा का वर्ग माध्य मान, तो 1/t 0 to t, ये औसत लेकर क्या, माध्य मान हो गया किसका, वर्ग का, धारा के वर्ग का, I स्क्वायर t dt, ये सूत्र है। ठीक है, तो ये हो गई IRMS की वैल्यू। ठीक है, मतलब वर्ग माध्य मूल मान है ये। आप जानते हो, हम जानते हैं प्रत्यावर्ती धारा, हम जानते हैं IT बराबर I0 साइन ऑफ ओमेगा टी। इसको इसमें रख दो तो यहां लिख देंगे IRMS बराबर रूट ऑफ 1/t 0 to t I स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। अब इसका आपको समाकलन करना है, जो दूसरा तरीका ये भी हो सकता था कि इतना सोल्व कर लो, बाद में सूत्र में रख दो, आप वैसे ही निकाल सकते थे। इससे चाहिए आप डायरेक्ट कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा रूट ही तो लगाना पड़ रहा है हर बार आपको। तो कैसे करोगे, देखो जो नेट टर्म है उसको तो बाहर ले लो, उसको बाहर ले आओ, 1/t हो गया, I0 स्क्वायर को बाहर ले लो, बाहर ले लिया, समाकलन बच गया 0 to t साइन स्क्वायर ओमेगा टी और ये dt बन गया। ठीक है, इसको यहां से ऐसे इंटीग्रेट आप नहीं कर सकते, इस तरह से समाकलन ज्ञात नहीं कर सकते, इसको आइडेंटिटी का उपयोग करके हटाना पड़ेगा cos 2 थीटा की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, cos 2 थीटा। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं अगर आप समझ जाए तो, नहीं तो बता देते हैं, चलो फिर पूछो सर कहां से आ गया। क्या आपको ये पता है कि cos 2 थीटा बराबर क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और भी इसको ऐसे लिख सकते हो, cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा यहां से अब मैं लिख दूं क्या, 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2। देखो नीचे लिखा है मैंने ऐसे, तो साइन थीटा यहाँ पे क्या है, ओमेगा टी। तो IRMS क्या हो गया, अतः IRMS आपको मिल गया
रूट ऑफ I0 स्क्वायर अपॉन टी समाकलन 0 से टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी पे ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी भागित 2 और ये टी टी 2 को बाहर ले आओ वहां से, यहाँ ले लो, समाकलन से बाहर कर लो, केवल रूट से बाहर नहीं, समाकलन से बाहर। तो ये हो गया I0 स्क्वायर अपॉन 2t। इनको इंटीग्रेशन को समाकलन को अंदर कर दो एक एक के साथ, तो ये dt हो गया एक के साथ, माइनस समाकलन cos 2 ओमेगा t dt, लिमिट 0 से t, 0 से t। करो समाकलन अब इसका। आता नहीं है? आता है, सबको सिखाया 11th में। I0 स्क्वायर अपॉन 2t, इसका क्या बन जाएगा? t बन जाएगा, केवल dt है ना, तो dt का क्या आ जाएगा? t, लिमिट वही 0 to t माइनस, देखो ये ब्रैकेट ऐसे रखना, cos 2 ओमेगा, तो cos थीटा क्या होता है? sin 2 ओमेगा t अपॉन क्या आ जाएगा? 2 ओमेगा, लिमिट 0 to t रहेंगी। लिमिट रख के सॉल्व करो, IRMS बराबर आ गया I0 स्क्वायर अपॉन 2t इंटू ये आ गया इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर t माइनस 0, ठीक है, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख दिया, तो ये वाली सॉल्व हो गई, एक वाला ये, उसको सॉल्व कर लो, 1 ओवर 2 ओमेगा को तो बाहर रहने दो, साइन को सॉल्व कर लो, साइन 2 ओमेगा क्या होगा? 2 पाई, तो ये हो गया 2 पाई अपॉन टी होगा, ओमेगा क्या होता है? 2 पाई अपॉन टी, तो 2 इंटू 2 पाई अपॉन टी इंटू टी इंटू ये है, अपर लिमिट रखोगे यहाँ और लोअर लिमिट रखोगे, तो 0 to t। और दोबारा हम रख देंगे, वहां समझ में नहीं आता आपको। IRMS इक्वल टू हो गया वर्ग माध्य मूल मान लेंगे धारा का I0 का वर्ग बट्टे 2t, तो यहां से तो क्या मिल गया आपको? यहां से केवल मिला t, सही है ना, और ये रह गया 2 ओमेगा। अब इसमें रखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये साइन 2 2 या 4 पाई अपॉन टी, अपर रखो तो टी, और ये 0 रखो तो पूरा 0 बन जाएगा, वो डायरेक्ट रख दिया, टी के ऊपर 0 आएगा तो गुणा करके क्या होगा? वो 0, ठीक है। अब थोड़ा चलो एक लाइन और लिख लेते हैं, दिख जाएगा शायद आपको। IRMS हो गया रूट ऑफ I0 स्क्वायर अपॉन देखो 2t, ये t माइनस 1/2 ओमेगा। अभी बताओ ये t से t कट गया, sin 4 पाई क्या होती है? 0, sin 0 भी क्या होता है? 0। ये टर्म तो पूरी 0 हो गई यहाँ, ये वाली, ये पूरी टर्म 0 बन गई, बचा क्या? केवल t, तो IRMS क्या मिल गया? IRMS मिल गया रूट ऑफ I0 स्क्वायर अपॉन 2t इंटू t से t कट गया, तो IRMS हो गया I0 बाई रूट 2। IRMS कितना हो गया? I0 बट्टे अंडर रूट 2। IRMS वर्ग माध्य मूलमान हो गया किसकी? प्रत्यावर्ती धारा का I0 बट्टे रूट 2। समझ आया सबको? तो ये है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान, क्योंकि अंडर रूट लगाए ना, तो वो तो वर्ग था, तो I0 रह गया, 2 पर बाहर लोगे तो रूट 2 रह जाएगा वो, ठीक है। तो ये हो गया वर्ग माध्य मूलमान किसका? प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान। समझ में आ गया सबको? अब हम डिस्कस करेंगे विभिन्न परिपथों को। पहले शुद्ध को डिस्कस करेंगे। शुद्ध का मतलब है कि जिसमें एक ही अवयव लगा हो, मतलब शुद्ध प्रतिरोध लगा हो, परिपथ में केवल प्रतिरोध लगा हो, फिर बाद में एक संधारित्र लगा हो और एक इंडक्टर लगा हो, मतलब प्रेरक लगा हो। तो पहले डिस्कस करेंगे शुद्ध प्रतिरोधीय परिपथ, फिर डिस्कस करेंगे शुद्ध संधारित्री सर्किट परिपथ, और फिर डिस्कस करेंगे शुद्ध प्रेरक परिपथ। तो इनको डिस्कस करते हैं हम यहाँ पे। जब प्रत्यावर्ती ध्रुवता किसी प्रतिरोध पर आरोपित हो, ठीक है, जब प्रत्यावर्ती ध्रुवता किसी संधारित्र पर आरोपित हो या प्रेरक पर आरोपित हो, ठीक है। तो अब डिस्कस करेंगे शुद्ध प्रतिरोधीय परिपथ, अथवा हम ऐसे कह सकते हैं प्रत्यावर्ती
वोल्टेज प्रत्यावर्ती विभव प्रतिरोध पर आरोपित, यानी प्रतिरोध पर आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टता परिपथ, ऐसे भी लिख सकते थे हम इसको। पहले डायग्राम बना लेते हैं, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। हम ये कोई डायग्राम है, इसका प्रतिरोधी परिपथ बना रहे हैं। केवल क्या होना चाहिए, प्रतिरोध, और उसमें क्या आरोपित होनी चाहिए, प्रत्यावर्ती वोल्टता। ये सिंबल है प्रत्यावर्ती वोल्टता का, ये हमने प्रतिरोध लगा दिया यहाँ, और ये E बराबर E0 साइन ऑफ ओमेगा टी प्रत्यावर्ती वोल्टता। माना किसी समय इसमें धारा स्थापित है या धारा प्रवाहित हो रही है I, ठीक है। तो चित्रानुसार परिपथ में प्रतिरोध R, एक प्रतिरोध जिसका प्रतिरोध R जुड़ा है किसके साथ, प्रत्यावर्ती वोल्टता E बराबर E0 साइन ओमेगा टी। तो फिर लिखते हैं, चित्रानुसार शुद्ध प्रतिरोधीय परिपथ में शुद्ध प्रतिरोधीय परिपथ, शुद्ध प्रतिरोधीय परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टता E बराबर E0 साइन ओमेगा टी प्रतिरोध R पर आरोपित है। पर ऐसे लिखना इसको, E बराबर E0 साइन ओमेगा टी, इसको समीकरण डालते हैं एक लाइन छोड़ करके। चलो मैं लिख ही देता हूं, फिर आप ऐसे करोगे। प्रत्यावर्ती वोल्टता E बराबर E0 साइन ऑफ ओमेगा टी, प्रत्यावर्ती वोल्टता प्रतिरोधी परिपथ वोल्टता E बराबर E0 साइन ओमेगा टी प्रतिरोध R पर आरोपित है। समीकरण नंबर 1 रख दिया इसको, ठीक है। माना किसी समय इस परिपथ में क्या प्रवाहित हो रही है, धारा I प्रवाहित हो रही है। माना किसी क्षण परिपथ में I धारा प्रवाहित हो रही है, तो किरचॉफ के वोल्टता नियम से, किरचॉफ का वोल्टता संबंधी नियम है ना केवीएल, उससे वो क्या कहेगा कि जितनी वोल्टता यहाँ उतनी यहाँ, मतलब ऐसे लूप का नियम लगाते हो, उसी से क्या कहता है वो देखो। प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टता क्या होगी, मान लो यहाँ पे हो गई ये धारा स्थापित है कितनी I, तो I इंटू R बराबर हो जाएगा E0 साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। यहां से I का समीकरण याद कर सकते हो आप, क्या मिल जाएगा हमें I का समीकरण, I बराबर हो जाएगा E0 बट्टे R साइन ऑफ ओमेगा टी, सही है। माना E0 बट्टे R बराबर क्या है, I0, ये अधिकतम मान है। I0 क्या है, प्रत्यावर्ती धारा का
अधिकतम मान। तो क्या हो गया वहां से, सॉरी समीकरण देखो क्या हो जाएगा, वो आई बराबर हो जाएगा I0 साइन ऑफ ओमेगा टी। इसको डाल दो समीकरण 2। अब आप समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखो। समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखेंगे तो देखो ये भी साइन है, ये भी साइन है, यहाँ भी कलाकोण ओमेगा टी है, यहाँ भी कलाकोण ओमेगा टी है, मतलब दोनों के कलाकोण क्या है, बराबर है। तो समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा प्रत्यावर्ती धारा समान कला में रहते हैं। समीकरण कौन कौन से समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है, समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि प्रत्यावर्ती वोल्टता, प्रत्यावर्ती यहां लिखते हैं, प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा प्रत्यावर्ती धारा शुद्ध प्रतिरोधीय परिपथ में समान कला, प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा प्रत्यावर्ती धारा शुद्ध परिपथ में समान कला में रहते हैं। ठीक है, ये कैसे हैं, समान कला में, क्योंकि दोनों के कलाकोण क्या है, समान है, इनमें कोई कलांतर नहीं है। अथवा ऐसे कह सकते हो शुद्ध परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा प्रत्यावर्ती धारा के मध्य कलांतर क्या होता है, शून्य। अर्थात प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा धारा के मध्य कलांतर क्या होता है, शून्य होता है। ठीक, कोई कलांतर नहीं होता है। अब इनका घूर्णी निरूपण करेंगे, घूर्णी सदिश निरूपण का इसका फेजर आरेख बनाएंगे। ठीक है, फेजर आरेख और घूर्णी सदिश निरूपण। जो प्रत्यावर्ती वोल्टता बना ले रहा हूं पहले मैं, ये प्रत्यावर्ती वोल्टता बना दिया। जैसे धारा देखो इससे नीचे आएगी, क्यों आएगी, इसका रीजन जरा खोजो आप। क्योंकि धारा देखो ये आएगी निकल के E0/R, मतलब भाग में है कुछ, बाकी E0 साइन ओमेगा टी यहाँ भी है, लेकिन यहाँ भाग में तो I का मान घट गया। तो ये वाला जो ग्राफ है वो तो E को बता रहा है, E बराबर E0 साइन ऑफ ओमेगा टी। E नहीं है, मतलब ये है प्रत्यावर्ती वोल्टता, विद्युत वाहक बल है एक तरीके से, और ये है प्रत्यावर्ती धारा I बराबर, या IT कह सकते हो, IT बराबर I0 साइन ऑफ ओमेगा टी। ये तो घूर्णी सदिश निरूपण है, ये वाला क्या है, घूर्णी सदिश निरूपण है। ठीक, और ये क्या है, यहाँ फेजर आरेख है। ये क्या है, फेजर आरेख बना लें इस तरीके से। देखो अगर आप चाहो तो यहाँ से भी लेके चल सकते हो, ये इसका परिमाण बता देगा, तो यहाँ तक तो परिमाण हो जाएगा किसका, प्रत्यावर्ती वोल्टता का अधिकतम मान E0, और दूसरा धारा का लेके चल सकते हैं यहाँ से ऐसे, तो यहाँ तक हो गई धारा। इनका कलाकोण क्या है, दोनों का समान है, ओमेगा टी। तो ये तो E और I दोनों को निरूपित कर रहा है, और ये T है समय अक्ष। ये क्या है, फेजर आरेख।
ये हम डिस्कस करते हैं सभी परिपथों में, फेजर आलेख तक लेकर के आते हैं। तो समझ में आया आपको? शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा प्रत्यावर्ती धारा समान कला में रहते हैं। अर्थात इनके मध्य कलांतर या कलाकोण शून्य होता है। ये इसका हमने घूर्णी सदिश निरूपण किया और ये किसका क्या बनाया है? फेजर आरेख बनाया है। समझ में आ गया? अब हम डिस्कस करेंगे शुद्ध प्रेरकीय परिपथ, ठीक है। फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे शुद्ध संधारित्रीय या धारित्रीय परिपथ। तो शुद्ध प्रेरकीय परिपथ, और प्रेरक मतलब क्या लगा होगा? कुंडली। प्रेरक कहते हैं जो कुंडली होती है ना, उसको कुंडली लगी होगी। सिंपली साधारण भाषा में बात करें, शुद्ध प्रेरकीय परिपथ। प्रेरकीय परिपथ। अब इसका डायग्राम बना लेते हैं पहले शुद्ध प्रेरकीय परिपथ का, फिर वही इसकी टर्मिनोलॉजी डिस्कस करेंगे पूरा। थोड़ा सा इसमें बढ़ेगा मैटर, वो भी देख लेंगे आप। अभी कुंडली बनानी है, सॉरी हमें, तो ये कुंडली बना दी और वही यहाँ पर भी प्रत्यावर्ती वोल्टता आरोपित कर देंगे। ये इसका सिंबल है, तो E बराबर E0 साइन ऑफ ओमेगा टी, और ये कोई प्रेरक, ठीक है। तो इसके बारे में थ्योरी लिखे हम यहाँ। तो चित्रानुसार प्रत्यावर्ती वोल्टता, चित्रानुसार प्रत्यावर्ती वोल्टता प्रेरक L पर आरोपित है कितनी? E बराबर E0 साइन ऑफ ओमेगा टी। समीकरण 1 बन गया। माना किसी समय या किसी क्षण, परिपथ में I धारा प्रवाहित हो रही है। परिपथ में I धारा प्रवाहित हो रही है। ये I धारा मान ली, I धारा प्रवाहित हो रही है। तो कुंडली के सिरों पर उत्पन्न पश्चिम विद्युत वाहक बल, इसमें पश्चिम विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जो धारा प्रवाहित होती है। तो कुंडली के सिरों पर उत्पन्न पश्चिम विद्युत वाहक बल ये होगा यहाँ E बराबर L di/dt, ठीक है, L di/dt। अब यहां से हम किरचॉफ का नियम लगाएंगे, वही जैसे वहां लगाया था, केवीएल से। किरचॉफ के नियम से क्या होना चाहिए? यहां से होना चाहिए E0 साइन ऑफ ओमेगा टी बराबर हो जाएगा इसके L di/dt के। यहां डिस्कस कर लेते हैं हम क्या हो जाएगा। देखो dt को इधर ले आओ, बाकी को उधर, या इसको इधर ले आओ, बाकी को उधर कर दो। L di को इधर रख लेते हैं हम। L di बराबर E0 साइन ओमेगा टी इंटू dt। इस L को इधर भेज दो, di बराबर हो गया E0 बटा L
साइन ओमेगा टी डी टी। समाकलन कर दो इसका भी, मान लो पहले हम थोड़ा सा, ठीक है, चाहे बाद में मान लेना। उपरोक्त समीकरण का समाकलन करने पर, समाकलन करो, डी आई बराबर E0/L साइन ओमेगा टी डी टी, इसको बाहर ले आओ, इसका समाकलन तो हो गया I बराबर E0/L साइन ओमेगा टी डी टी। इसका समाकलन करो, साइन का समाकलन क्या होता है, माइनस कॉस, I बराबर हो गया E0/L और माइनस के कॉस ओमेगा टी भागित ओमेगा, ठीक है ना। अब इस ओमेगा को और माइनस को बाहर ले लो, यहाँ सबको इधर ले आओ इसी साइड में, तो ये I मतलब निकल के आ गया, I लिख रहे हो ना, IT भी लिख सकते हो आप इसको, IT I बराबर माइनस का E0/ओमेगा L और ये हो गया कॉस ओमेगा टी। क्या आपको पता है कॉस ओमेगा टी साइन 90 माइनस थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, मतलब आप इसको ऐसे तो लिख सकते हो, यहाँ से हटा रहा हूं, चलो यहीं से समझ में आ जाएगा, एरो लगा दिया, साइन π/2 माइनस ओमेगा टी, यही तो है कॉस ओमेगा टी, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो इसको हटा सकते हैं, कॉस ओमेगा टी ये लिख सकते हैं, यहाँ लिख दो जरा, I बराबर माइनस का E0/ओमेगा L, कॉस को हटाया, साइन π/2 माइनस ओमेगा टी, इस माइनस को इसके अंदर कर दो, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि माइनस साइन थीटा इक्वल टू साइन माइनस थीटा होता है, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, बाकी किसी में नहीं होता, साइन और टेन में हो जाता है। I इक्वल टू E0/ओमेगा L और ये हो गया साइन, देखो जो नेगेटिव हो तो पॉजिटिव ओमेगा टी माइनस π/2, ये आ गया। अब मान लो यहाँ इसको माना ओमेगा L इक्वल टू क्या है, एक्सएल, एक्सएल है प्रेरकीय प्रतिघात, प्रेरकीय प्रतिघात मतलब एक तरीके से प्रतिरोध है ये, जो प्रत्येक धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, ठीक। तो I बराबर हो गया E0/XL, एक्सएल का मान तो ये है ना, मैंने बता दिया आपको, साइन ओमेगा टी माइनस π/2। अब इसको भी हम I0 लिख दें, ये हो गया I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2, ये समीकरण बन गई। तो हमें निकालना था, एक तो धारा, एक तो ये प्रत्यावर्ती वोल्टा का समीकरण और एक निकल के आ गया धारा का समीकरण। दोनों को देखो जरा, इसका तो कलाकोण है ओमेगा टी और इसका कलाकोण कितना, ओमेगा टी माइनस π/2, मतलब ये कुछ कम है, कितना कम है, π/2 से कम है, ये कितना ज्यादा है, π/2 से ज्यादा, उससे ये कह सकते हो, है ना, ज्यादा ही था, कितना, π/2। तो समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है, समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि शुद्ध प्रेरकीय परिपथ में, शुद्ध प्रेरकीय परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टता, प्रत्यावर्ती धारा से 90 अंश π/2 कलाकोण आगे है। मतलब अगर हमसे ये भी कहता है कि इनके मध्य कलाकोण क्या होगा, शुद्ध प्रेरकीय परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा प्रत्यावर्ती धारा के मध्य
कलाकोण क्या होता है, तो कितना होता है π/2, ये वाला दोनों के मध्य कलाकोण शून्य नहीं है, कितना है π/2। अब हम डिस्कस करेंगे इसका घूर्णी सदिश निरूपण और फेजर आरेख। ठीक है, तो घूर्णी सदिश निरूपण बना लो, फिर फेजर आरेख थोड़ा छोटा ही बनाएंगे, आप अच्छा बनाना पेंसिल से, एक एक चीज एकदम स्पष्ट होनी चाहिए। मान लो ये मैंने वोल्टता बना दी, प्रत्यावर्ती वोल्टता, जिसका मान ये रहा E बराबर E0 sin ओमेगा t। ये तो E है, E बराबर E0 sin ऑफ ओमेगा t। अब I बनानी है, देखो I पीछे है, तो मैं इसको पीछे से और यहां से इसका अधिकतम मान पे जाएगा, ये यहां से ऐसे, फिर ये ऐसे, तो ये है यहाँ I0 sin ओमेगा t माइनस π/2 निरूपित कर दूंगी। अब इसका ये तो घूर्णी सदिश हो गया। फेजर पहले इसका बना लो वोल्टता का, क्यों वोल्टता बना रही कितना कलाकोण, ये बना रही है ओमेगा टी का, और इन दोनों के मध्य कलाकोण कितना है π/2, ये बनाती मैंने धारा। ये तो E0, ये I0 और इनके मध्य कलाकोण π/2, और ये कोण है केवल ओमेगा। ठीक है, ये तो घूर्णी सदिश है, ये तो घूर्णी सदिश निरूपण है। और ये क्या है, फेजर आरेख। समझ में आ रहा है फेजर आरेख बनाना? अभी तो बहुत सिंपल है, अभी आगे थोड़ा सा टफ आएगा, तब कहोगे फिर सर कैसे आए। अभी सीख लो इसको। पहले प्रत्यावर्ती वोल्टता बना लो जिसका कलाकोण कोई भी हो, जिसका कलाकोण इतना है ओमेगा टी है ओमेगा टी, ये वाला पहले उसको बना देते हैं। यह कलाकोण कितना था ओमेगा टी, तो इसी वजह से मैंने पहले इसको बना दिया T0। वो उससे पीछे कितना है π/2, पीछे कर आगे हो तो आगे बढ़ा देता मैं इसको। तो इस तरीके से मैंने ये फेजर आरेख बना दिया, घूर्णी निरूपण कर दिया इसका। तो शायद आई थिंक अब तक जो मैंने आपको कराया है वो समझ में आ गया होगा। क्या क्या पढ़ाया मैंने आपको, प्रत्यावर्ती वोल्टता पढ़ाया मैंने आपको, प्रत्यावर्ती धारा पढ़ाई आपको, दिश धारा बताई, प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, दिश धारा क्या होती है, ये सब हमने डिस्कस किया। और उसके माध्यमान बताए, प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान क्या होगा। ठीक वैसे ही प्रत्यावर्ती वोल्टता का भी माध्यमान लिखा जा सकता है। प्रत्यावर्ती वोल्टता के लिए ये समीकरण उपयोग में लेना, धारा के लिए I लिखते हो, वोल्टता के लिए E लिखते हो। ठीक है, किसी क्या हुआ है आप उसमें कोई कंफ्यूज ना हो, वो आप सेम मीनिंग है दोनों का। ठीक है, तो इस तरीके से फिर हमने वर्ग माध्यमान निकाला, फिर वर्ग माध्य मूलमान निकाला, फिर हमने दो परिपथ डिस्कस किए। एक तो शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ, जिसमें निष्कर्ष निकला था कि प्रतिरोधी परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा प्रत्यावर्ती धारा दोनों समान कला में रहते हैं। यहां निष्कर्ष निकला है कि प्रतिरोधी जो प्रेरकी परिपथ है उसमें प्रत्यावर्ती वोल्टता प्रत्यावर्ती धारा से 90 अंश के कलाकोण, ये देखो कितना कलाकोण है 90 अंश के कलाकोण से आगे है प्रत्यावर्ती वोल्टता। ठीक है, तो यहां तक अच्छे से नोट्स बनाना, अच्छे से बहुत अच्छे से, क्योंकि ये चैप्टर आपका अबाउट 4 to 6 मार्क्स तक वेरी कर जाता है। और जो अगर ये चैप्टर कर लिया तो पीछे वाला चैप्टर है उससे आपको प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन इसके लिए छोड़ दिया जाता है और वहां आपको ऑप्शन मिल जाता है इसके लिए। तो ये चैप्टर इजी है और बहुत अच्छा मार्क्स का पूछा जाता है, इसलिए मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया है। ओके स्टूडेंट, तो आप अच्छे से नोट्स बना करके पेंसिल से ये फेजर आरेख वगैरह बनाना, अपने अच्छे से नोट्स बनाना, अच्छे से तैयार करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो एंजॉय द लेक्चर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।